गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सबके लिए एक और वीडियो बनने जा रहा है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस समय जो वीडियो हम बना रहे हैं वो वीडियो जो अग्रवाल का एक अनसॉल्व्ड आता है कक्षा 10 का, उसके जो सेट हैं उनको सॉल्व कराया जा रहा है। 2021 में जो परीक्षा हुई थी प्रमोट होने के बाद, उस परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का जो 2 सेट दिया गया है इसमें लास्ट में एकदम, उन्हीं दोनों को यहाँ पर सॉल्व कराया जा रहा है। जैसे कि 2 वीडियो बन चुके हैं और उन 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनका सोल्यूशन आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 2 के जो एक नंबर के 4-5 क्वेश्चन थे उनका सोल्यूशन आपने देखा। आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। और हमारा आप सबसे एक निवेदन है कि जब भी आप वीडियो को देखें तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, बातें आपकी समझ में आती है, आपको लगता है कि मेरी जो पढ़ाने की शैली है, जो तरीका है, वो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको समझ में आता है, तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमारा भी एक उत्साह बढ़ता रहे। क्योंकि यहाँ पर हम आपसे ना तो कोई फीस ले रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं, ये एकदम फ्री सेवा है आपके लिए। तो बस आपसे इतना ही एक गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे, हमें भी आगे वीडियो बनाने में कुछ प्रोत्साहन मिले कि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं इन चर्चाओं के साथ आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है कि एक समीकरण दिया गया है x² - 7x + 12 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा एक समीकरण दिया गया है। क्या है समीकरण, बोलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का x² - 7x + 12 बराबर 0। ये एक समीकरण दिया गया है और बोला जा रहा है इस समीकरण के मूलों के व्युत्क्रमों का योग, यही बात है ना, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो मान लेते हैं इसके 2 मूल कौन है, अल्फा और बीटा। ठीक है ना, माना इसके 2 मूल कौन कौन है हमारे, अल्फा व बीटा है। ठीक है ना, तो मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है ना। आप देखिए यहां पर, तो एक बात बताइए, अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा, अल्फा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा भाई, 1/अल्फा। ठीक है ना, और बीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/बीटा। तो व्युत्क्रमों का अगर हम योगफल ज्ञात करें तो 1/अल्फा और 1/बीटा का योगफल मेरे को बताना है। बातें समझ में आ रही है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है ना, अब बराबर क्या होगा, कैसे जोड़ोगे इसको, एलसीएम लेकर के। दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं, हर हैं, वो अलग अलग हैं, तो इनका हम क्या कर देंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो बीटा का मल्टीप्लाई ऊपर बीटा से करेंगे, अल्फा का अल्फा से या 1 से, बीटा का 1 से, अल्फा का 1 से, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, कुछ भी लिखो, दोनों प्लस में है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर अल्फा प्लस बीटा और बटे कितना, समझ में आया आपको। व्युत्क्रमों का योगफल याद करना है। मेरे को 1/अल्फा की वैल्यू नहीं पता, या तो मेरे पास एक ऑप्शन था गुणनखंड करूं, बात समझ रहे, गुणनखंड कर दूं मैं, और गुणनखंड करने के बाद मुझे अल्फा या बीटा दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। अल्फा बीटा मेरे शून्य थे, मूल है, जब उनकी वैल्यू मिल जाएगी तो उनका व्युत्क्रम निकालूं, फिर जोड़ दूं उनको, उतना करने की जरूरत नहीं है। मैंने मान लिया 2 मूल क्या है, अल्फा व बीटा है, तो अल्फा का व्युत्क्रम 1/अल्फा, बीटा का व्युत्क्रम 1/बीटा। फिर मैंने इन दोनों व्युत्क्रमों का योगफल निकाला, तो यहां से मुझे मिला अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा को देखकर कुछ याद आता है, क्या याद आता है, कि मूलों का योगफल, जिसका फार्मूला क्या होता है, -b/a -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहां से मैं चीजों को आगे अपना शॉर्ट आउट करता हूं इसको, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अच्छा, b/a याद करना थोड़ा सा वहां पे डिस्टर्ब करता है हमें, क्योंकि बाय द वे सवाल में हमारा ए बी वगैरह हो जाए, तो इसलिए जो इसकी हिंदी वाली फार्मूला है उसको जरूर याद रखिएगा कि -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, x² का गुणांक कितना है, हो गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू c/a, मतलब अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद कितना है, 12 बटे x² का गुणांक कितना है। बात समझ में आई, बोलिए, क्लियर है बात यहां तक। अब यहां पर देख रहा हूं मैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
और 7 का बटे 1 का मतलब 7 ही रहने देते हैं। बटे के ऊपर यहां भी जो 1 बटा था ये बटा खत्म हो चुका है, केवल इसमें 7 बचेगा। बात समझ में आई? यहां भी 12 बटे 1 है, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ 12 आ जाएगा। तो 7 बटे 12, 7 एक प्राइम नंबर है और 12 तो कंपोजिट है, बटे दोनों किसी एक नंबर से कटेंगे नहीं, मतलब अब इससे ज्यादा सरल नहीं हो सकता ये। तो यही हमारा आंसर है। समझ पाए? ठीक है ना। इस पर बेस आपको कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे बोल दिया कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए। इस पर आधारित बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये रहता है कि आप दो मूल अल्फा और बीटा मान करके सबसे पहले मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। फिर यहां पर फार्मूले में ऐसा इसको सेट कीजिए कि यहां से ये क्यूब स्क्वायर वगैरह खत्म होकर मुझे क्या मिले, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का रूप मिले। फिर वहां पे उसकी वैल्यू रख के मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नोट हो गया होगा आपका। वीडियो को पॉज करके आप आसानी से नोट कर सकते हैं। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 है और 404 है, 96 है और कितना है 404 है। इसका मासा ज्ञात करना है मेरे को। तो मासा ज्ञात करने के लिए पहले चैप्टर में मैंने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सीखा है, ठीक है ना, लेकिन यहां पर उसका प्रयोग नहीं करना है। स्पष्ट बोला गया है सवाल में कि इन दोनों का मासा आपको ज्ञात करना है किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है ना। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बताइए, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, पता है? नहीं, ये गलत बात है। 2 के अलावा किसी और से न कटे, ये अभाज्य नहीं है। और कोई जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य है, ये बिल्कुल सही जवाब है। जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से इस दुनिया में ना कटे, ठीक है ना, क्योंकि एक से कटना और स्वयं से कटना इस दुनिया की हर संख्या का ये नेचर है। कोई भी संख्या एक से जरूर कटती है और स्वयं से जरूर कटती है, ठीक है ना। अगर उसने कसम खा रखी कि मैं बस यही दोनों से कटूंगी और किसी से नहीं कटूंगी, तो वो अभाज्य है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो जर्नल चीज है, 2 लोगों से तो सब कटते हैं। किसी और से कट के दिखाओ, किसी और से कट के दिखाया तो आप भाज्य हो, और नहीं कट के दिखाया तो आप क्या हो, अभाज्य, जिसे प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहां पर पहले मैं 96 और 404 का क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड करूंगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड, लास्ट में 6 है तो 2 से कटने की उम्मीद है, 2 से 2 चौक 8 है, 1 बचा, 16 हो गया, 2 थे 16, फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 दुनाई 4, 2 चौक 8, फिर 2 से कट जाएगा, 12 दुनाई 24, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 इक्के 3, हो गया गुणनखंड। 404 का कर लेते हैं, फिर 2 से भी कट जाएगा ये, 2 दुनाई 4, 2 शून्य शून्य, 2 दुनाई, फिर 2 से 2 इक्के दे, 2 शून्य शून्य, 101, 101 कटेगा किसी से, 7 से कट जाएगा। 101 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, वो किसी से नहीं कटने वाली। समझ पा रहे हैं ना। बोला ठीक है, नहीं कटता तो मत कटे। अब मैं क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालने के लिए, जब मैंने गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड तैयार है मेरे ना, अब इनको उनके सामने स्पष्ट रूप से लिखूंगा कि 96 के अभाज्य गुणनखंड में मुझे क्या मिला है, कितने 2 मिले हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक 3 मिला है, ठीक है ना। ये 96 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। और 404 के क्या है भैया, 2 गुणे 2 गुणे कितना, आप चाहो तो इसको 101 से एक बार काटी तो 101 होगी। बात समझ में। यहां पर एक ऐसे आप लाइन ड्रॉ कीजिए और यहां पे लिखिए सीधे HCF, ठीक है ना। किसका किसका HCF, 96 और 404 का HCF निकालना है मेरे को। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा निकालने में क्या है, ये चीजें बेसिक सवाल है, ठीक है ना। आपने छोटी कक्षाओं में खूब पढ़ा होगा इसको, कि मासा का मतलब होता है जो गुणनखंड दोनों में हो, जो गुणनखंड क्या हो, दोनों में मैच कर रहा हो। तो आप देख रहे हो यहां पर ये वाला 2 दोनों में मैच कर रहा है, एक जोड़ा ये भी मैच कर रहा है, इसके अलावा और कोई मैचिंग है नहीं है ना। तो इसमें से एक पीस ले लेते हैं और इसमें से एक पीस ले लेते हैं, बन गया मासा मेरा। गुणा कर लेंगे, 2 दुनाई, तो क्या आ जाएगा मासा मेरा, 4 आ जाएगा।
आया समझ में? ठीक है, नोट करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है भाई? एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास दे रखा है 21 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है ना? चलिए बोलिए, लंबवृत्तीय शंकु का क्या दिया गया है? व्यास दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा है? ये गा। ठीक है, तो लंब वृत्तीय शंकु का व्यास दिया गया है ना? आधार का व्यास। हाँ, लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास बराबर कितना है? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर है। एक बात बताइए, मैं तुरंत यहां से त्रिज्या निकाल सकता हूं? त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। तो लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 21/2 बराबर 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अभी इसको काटने का प्रयास मत कीजिएगा, नहीं तो 10.5 लिख दो तुरंत। ठीक है ना? क्योंकि अभी और कैलकुलेशन करनी है। मेंसुरेशन में सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि आप हर बार कैलकुलेशन मत कीजिए। फाइनल आंसर जब आपका आने लगे कि इसको सॉल्व करके मेरे को आंसर देना है, वहां पे आपने कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, तो आसान पड़ेगा आपको। त्रिज्या आगे भाई और क्या दे रखा है? ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है तथा लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं हम? एल से। कितना है? 13.5 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है इसका? इसका संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठ। तो लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? चलिए बताइए, संपूर्ण पृष्ठ। जब भी संपूर्ण पृष्ठ बोले ना, इसका मतलब उसमें एक से ज्यादा प्रकार के पृष्ठ पाए जाते हैं। जब लंब वृत्तीय शंकु आपका बनता है ऐसे, तो आप देखोगे इसमें दो प्रकार के पृष्ठ हैं। एक तो वक्राकार पृष्ठ है, ये वाला, ये जो आपने इसे मंदिर से बना रखा है, ये वाला कैसा पृष्ठ है आपका? वक्राकार पृष्ठ है। और इसके नीचे क्या है? ये पूरा समतल है, वृत्ताकार है ना? है वृत्ताकार, लेकिन वो कैसा होगा? समतल पृष्ठ। एक समतल पृष्ठ है, एक कैसा पृष्ठ है? वक्राकार पृष्ठ है। तो इन दोनों पृष्ठों को जोड़ दो तो इसका क्या आ जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। ठीक है ना? तो फार्मूला तो है, कंबाइंड फार्मूला बनाया गया है, लेकिन उसको याद करने से बेटर आप इतना जाने लो, वक्र पृष्ठ याद कर लो बस। ठीक है ना? अब देखिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? उसका वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का फार्मूला पाई आर एल, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्ताकार है, पाई आर। अब ये फार्मूला लिखने के बाद 1 मिनट रुकिए, सोचिए कि मेरे को क्या क्या चीजें दी गई हैं। मेरे को अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो त्रिज्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए, त्रिज्या चाहिए। ठीक है ना? दो बातें चाहिए, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई। क्या दिया गया है? दिया गया है ना? तो कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है बस। पहले फार्मूले को थोड़ा सिंपल कर लीजिए। पाई आर दोनों में कॉमन हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे? एल प्लस पाई की वैल्यू 22/7। क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि पाई की वैल्यू इतना रखिए, इतना रखिए। अगर कुछ नहीं दिया, अपने मन से चाहे जो रखिए। ठीक है ना? बात समझ रहे हैं? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया है पाई के बारे में कि पाई की वैल्यू क्या रखनी है, हमें नहीं बताया गया, तो हम अपने मन से चाहे जो रख सकते हैं। 22/7 रख सकते हैं, 3.14 रख सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर कुछ बोला गया तो जो बोला गया भाई वही करना पड़ेगा। तो 22/7 रख लिया। त्रिज्या कितनी आई है? 21/2। तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 13.5। अब यहां से त्रिज्या 21/2 का मतलब कितना है? 10.5। ठीक है ना? देख लीजिए, जो जहां पर जैसा फायदा वैसा काम करना है। मेरे को पता था 21/2 लिखने से यहाँ पर 7 से 21 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा, इसलिए त्रिज्या को मैंने 21/2 लिखा यहाँ पर। और यहाँ देख रहा हूँ दशमलव में पहले से है, काटने वाला था नहीं, जोड़ना ही है दोनों को, तो जोड़ना इससे 21/2 को मैं क्या लिख लूं? 10.5 लिख लूं। समझ पाए? अब यहाँ पर 7 से काट जाएगा, ये 7 त्रिक 21 और 2 से इसको काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 इधर आ गया, और 10.5 में 13.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई? 24 हो जाएगा। 24 और 33 का गुणा करा लेंगे, कितना आ जाएगा? 792। क्या निकालना था मैं? संपूर्ण पृष्ठ, एक क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है? वर्ग इकाई।
क्या होती है? इकाई मेरे को पहले से क्या दे रखी है? मात्रक सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुई बातें? नोट करना है? ठीक है, नोट कर लीजिए। हेलो, चलिए देखते हैं आगे। 3 का घात क्या दे रखा है कि चित्र दिया गया है और चित्र में कुछ गिवन पॉइंट दिया गया है। तो पहले चित्र बना लेते हैं इसका। बोला एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। पी क्यू, यहां पर एक लाइन ड्रॉ की गई है एस टी। इस लाइन का नाम क्या है? एस टी। यहाँ पे 2 एंगल बना के डिनोट किया गया है हमें भाई, शोरगुल कम। ये 2 एंगल है। अब गिवन पॉइंट क्या क्या बातें दे रही है मेरे को? गिवन पॉइंट में दे रहा है कि पी एस बटे एस क्यू, पी एस बटे कितना है? एस क्यू बराबर है पी टी बटे टी आर की। और इसके साथ साथ में एक एंगल भी बराबर दे रखा है, एंगल पी एस टी। पी एस टी बराबर है किसके? एंगल पी आर क्यू के। पी आर क्यू के। और फिर सिद्ध करना है, टू प्रूव। क्या सिद्ध करना है भाई? कि ट्रायंगल पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज पी क्यू आर एक क्यों आवाज आ रही है? टू प्रूव ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए क्या दे रखा है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें दे रखा है पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर के। क्या है पी एस? क्या है? ये वाली भुजा पी एस बटे एस क्यू, यानी इस भुजा के ये 2 पार्ट, इन दोनों का अनुपात पी टी बटे टी आर के बराबर है। तो ये क्या है आपका? एक ऐसी रेखा जो त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दे। ये कौन सी प्रमेय है आपकी? हेल्स प्रमेय है। ठीक है ना? यदि त्रिभुज में हम, ठीक है ना, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं पर एक ऐसी रेखा का निर्माण करें, ठीक है ना, कि वो रेखा क्या हो आपका, ये अनुपात, यानी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली जो रेखा होती है, तो तत्पर में ये भी बताती है कि एस टी और क्यू आर क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। अगली बात समझ में? तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? चूंकि रेखा एस टी जो है, ठीक है, ये हमारी एस टी पी क्यू व पी आर को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है। आगे बात समझ में? समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। अतः क्या हो जाएगा हमारा? एस टी पैरेलल हो जाएगा किसके? क्यू आर के। ठीक है ना? एस टी पैरेलल किसके हो जाएगा? क्यू आर के। बातें क्लियर हुई? अब जब ये पैरेलल हो गया तो आपको पता, अगर ये 2 समांतर रेखाएं तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। किस नियम से? संगत कोणों के नियम से। ठीक है ना? तो एंगल पी एस टी बराबर किसके हो जाएगा? एंगल पी क्यू आर की। रीजन क्या होगा? संगत कोण। संगत कोण। बात समझ में आई? तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए, कौन सा? ये वाला एंगल आपके इस एंगल के बराबर हो गया, और ये पहले से दे रखा था ये वाला एंगल किसके बराबर है? इस एंगल के बराबर है।
तो अगर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है तो ये वाला एंगल भी तो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। और ये दोनों एंगल बराबर होने का मतलब क्या, यही तो समद्विबाहु का लक्षण है। इस समद्विबाहु में जो बराबर भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, या फिर बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बात समझ में आए? तो इंप्लाइज दैट अगर एंगल पीएसटी ये वाला एंगल हमारे PQR के बराबर है, किसके, PQR के बराबर है, तो पीएसटी की वैल्यू किसके बराबर है, हमारी दे रखा है पीएसटी किसके बराबर है, PRQ के बराबर है। तो पीएसटी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, PRQ लिख सकते हैं। तो PRQ किसके बराबर हो जाएगा, एंगल PQR। अब इसका नाम थोड़ा सा सिमिलर है, एक जैसा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर मिड पॉइंट पर क्या है, R है, और यहां पर क्या है, Q है। यहां एंगल R पर बना है, यहां एंगल किस पर बना है, Q पर बना है। यहां एंगल R पर बना, यहां एंगल Q पर बना है। R पर बनाने के लिए क्या बोला गया है, PRQ, समझ पा रहे हैं, और Q पर बनाने के लिए PQR। दोनों एंगल डिफरेंट है, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये आपका जो एंगल बराबर हुआ है, ये दोनों एंगल बराबर होने की वजह से क्या है कि फिर से इंप्लाइज दैट अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो हमारी कौन सी भुजा, PRQ, इस कोण के ठीक सामने भुजा कौन सी है, PQ। ये किसके बराबर हो जाएगी हमारी, PQ, PR के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, PR के बराबर, ठीक है ना। और अगर दो ये कोण बराबर थे तो भुजा बराबर हो गई। अतः त्रिभुज PQR क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ पाए, प्रूफ, ठीक है ना। एक ही कॉन्सेप्ट था हमारा कि यहां पर हमने थेल्स प्रमेय यूज की। आपने बोला था PS/SQ बराबर PT/PRK है, ठीक है ना। तो थेल्स ने हमें यह बताया था कि अगर कोई त्रिभुज है भाई, उस त्रिभुज में अगर कोई एक ऐसी भुजा है, कोई भुजा आप खींचिए और वो भुजा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को प्रच्छेद करती हुई निकले। सपोज ये भुजा, मान लीजिए हमने ये लाइन ड्रॉ की और ये हमारी इन दो भुजाओं को देख रहे हैं आप, एक भुजा इसको और एक भुजा इसको, इन दोनों को क्या करती हुई, प्रतिच्छेद करती हुई जा रही है। अगर ये इन दोनों को समान अनुपात में प्रच्छेद करे, इन दोनों को किस अनुपात में प्रच्छेद करे, समान अनुपात में प्रच्छेद करे, तो एक बात कंफर्म हो जाती है, ये जो लाइन थी मेरी, ये मेरी थर्ड लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। समझ पाए? तो अगर ये पैरेलल हो जाएगी, मैंने इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया। आपने बताया कि रेशियो बराबर है, तो रेशियो बराबर है तो पक्का ये लाइन मेरी इस तीसरी लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। आपने ही तो बोला भाई PS/SQ बराबर PT/TR, यानी मेरी ST लेखा जो है, ये ST जो लाइन है मेरी, ये ST लाइन मेरी PQ और PR को समान अनुपात में क्या कर रही है, बांट रही है। तो एक बात कंफर्म है कि ST किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है, ठीक है ना। ST जब QR के पैरेलल हो गई तो अब मैंने यहां पे संगत कोण का नियम लगा दिया कि मेरा ये जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रच्छेद करती है, ठीक है ना, तो समान स्थितियों में बने हुए कोण संगत कोण कहलाते हैं, जिनका मान आपस में क्या होता है, बराबर। समान स्थितियों का मतलब, अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल की स्थिति क्या है, तिर्यक रेखा के दाहिनी ओर और पहली समांतर रेखा के ऊपर, ठीक है ना। तो इसी की अगर मैं कॉपी करना चाहूं तो दूसरा एंगल ऐसे बनाना होगा, तिर्यक रेखा के दाईं ओर बनाओ और जो दूसरी समांतर रेखा उसके ऊपर बनाओ। तो तिर्यक रेखा के दाईं ओर बनने के दो चांसेस हैं, लेकिन समांतर रेखा के ऊपर बनने का ये एक चांस है। समझ में आया? तो ये दोनों एंगल मेरे क्या होंगे, संगत कोण कहे जाएंगे, और जिनके मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां पर देखिए ये लाइन आगे बढ़ाई तो नहीं गई है, लेकिन ये दोनों ST और QR मेरी समांतर है और समांतर को तिर्यक रेखा, मतलब कहने का मतलब ये, अगर मैं यहां से मिटा दूं तो क्या अब ये संगत कोण नहीं है, अभी भी तो है। इसको भी मिटा दूं तो क्या अब ये संगत कोण नहीं है, ये चीज यूज किया मैंने। आगे बात समझ में, चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरे के खंड खत्म है, चारों। cos A बराबर √3/2। cos A की वैल्यू कितनी दी गई है, √3 बाई कितना 2। तो पूछा जा रहा है sin 2A की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछ रही है हमसे, sin 2A की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। त्रिकोणमिति का ये प्रश्न है।
यार मुझे एक समझ में आ रहा है कि भाई cos a की वैल्यू कितना दे रहा है, √3/2। √3/2 cos में किसी चीज की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है भैया? हाँ अब बताओ। cos 30 की वैल्यू सही है, ठीक है तब बैठ। cos 30 की वैल्यू होती है, तो मैंने कहा भैया cos a जो √3/2 दिया गया है, यहां पर मैं cos 30 डिग्री रख सकता हूं, बोलिए रख सकता हूं ना। इधर भी cos उधर भी cos, दोनों तरफ समान त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर ऐसा है तो पक्का है आपके कोण भी क्या होंगे। तो यहां से मैं अगर तुलना करूं, इंप्लाइज दैट लगा देता हूं, ठीक है ना। तो a की वैल्यू मेरे को कितना मिल जाएगी, 30 डिग्री मिल जाएगी। बस समझ में आए, a की वैल्यू कितना मिल गई, 30 डिग्री मिल गई। तो sin 2a की वैल्यू पूछा था, sin 2a की वैल्यू कितनी रख दूं, 30, तो 30 दूना 60, sin 60 हो गया ये। और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। आंसर आ गया, और क्या करना है, समझ पाए। क्लियर हो गई चीजें, नोट करना है, आ जाएगा, ठीक है ना। अगले सवाल की ओर जाते हैं। दर्शाइए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। जिस क्वेश्चन पर आपने पता नहीं कितनी बार प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है ना, वही क्वेश्चन आ गया फिर से, लग जाएगा। क्या है, 3√2 है। दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। चौथे का खा क्वेश्चन है ये, 3√2 को मुझे प्रूव करना है क्या ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इसका जो सोल्यूशन है, कुछ चीजें को हमें रटना पड़ता है, इसकी लैंग्वेज कैसे लिखनी है, ठीक है ना। तो चलिए बताइए, पहली लाइन में क्या लिखते हैं, माना 3√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। बैठो, सोचो क्या कर रहे हैं हम। यार मैंने तो आपको बोला था अपरिमेय सिद्ध करने को, आप मान रहे हो परिमेय, ठीक है ना। तो वही बात हुई कि जैसे कोई व्यक्ति आ गया, उसने चैलेंज कर दिया, मैं आपके इसी मोहल्ले का निवासी हूं, ठीक है ना, तो मुझे अब यह सिद्ध करना है, नहीं तुम इस मोहल्ले के निवासी नहीं हो, ठीक है ना। तो इस बात को मैं कैसे सिद्ध करूंगा, मान लिया तुम इसी मोहल्ले के निवासी हो, तुम इसी मोहल्ले में रहते हो, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो इस मोहल्ले में रहने का कुछ तो प्रमाण होगा तुम्हारे पास। भाई आधार कार्ड बन रहा है, आधार कार्ड में आपका जहां मूल निवास होता वहां का बनवा एड्रेस होता है, राशन कार्ड है, आप तमाम चीजों को दिखाइए। जब तक आप दिखाओगे तब तक मैं मानता रहूंगा, हाँ हो हाँ हो हाँ हो। जहां आपने नहीं दिखा पाया तुरंत नहीं, निकल लो कर लो, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि 3√2 को मुझे अपरिमेय सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो मैं अपरिमेय नहीं, मैं मान लेता हूं तुम क्या हो, परिमेय हो। अब परिमेय का जो भी क्राइटेरिया है, परिमेय संख्या होने का जो भी प्रतिबंध है, उन प्रतिबंधों को आपको मैं फॉलो करवाऊंगा। जहां तक आप कर पाओगे वहां तक बात ठीक है। जहां आपने डिस्टर्ब किया, बोल दूंगा भैया आप परिमेय नहीं हो सकते, तो होगी क्या, एक ही ऑप्शन है, अपरिमेय। ऑप्शन क्या बचा, एक अपरिमेय। तो माना 3√2 क्या है, परिमेय संख्या है, मान लिया, ठीक है ना। अब परिमेय संख्या के सारे नियमों को इस पर मैं लगाऊंगा कि अगर तुम परिमेय संख्या हो तो तुमको मैं क्या लिख सकता हूं, P/Q के फॉर्मेट में लिख सकता हूं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा एक बात और है क्या, कि P व Q क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक। ये दिमाग में एकदम रटा हुआ है ना, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम यहां पर, मैं जानता हूं कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन क्या आता है कि सिद्ध कीजिए √2 एक पर अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें तो मेरा अलग लॉजिक है, लेकिन अगर इनके साथ में कुछ जुड़ करके, कुछ गुणा हो करके, है ना, ऐसा समथिंग क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन का मतलब एक चीज होता है कि मैं ये भली भांति जानता हूं कि √2 √5 √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या इसके साथ में किसी परिमेय संख्या को जोड़ देने पर या फिर गुणा कर देने पर, भाग दे देने पर जो परिणाम प्राप्त होगा, क्या वह परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा,
वो भी अपरिमेय होता है, लेकिन इस बात को मुझे सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं कि भैया 3√2 आपके पास में 3 परमेय है और √2 क्या है, अपरिमेय है, तो आपका ये परमेय वाला मैटर आपसे हटा देता हूं, आप एक किनारे अकेले रहिए अपरिमेय बन के। समझ पा रहे हैं? मैं पक्षांतर करता हूं, ये जो 3 है यहां पर, ये 3 अंदर √2 के साथ क्या संबंध रख रहा है, गुणे का, तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट √2 इज इक्वल टू कितना, p/3। अब देखिए ध्यान से, ये एक तरफ अपरिमेय और दूसरी तरफ क्या है, बराबर तो लगा रखा मैंने, बराबर का मतलब होता है दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो यहां पर एक अपरिमेय है, यहां पर क्या है, परिमेय है। अब ये बात कैसे लिखूंगा मैं, क्योंकि जो भी पूर्णांक हैं उन पूर्णांकों का जो भिन्न बनता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, परिमेय। मैंने p/q को तो बोल ही रखा है भैया, आप क्या हो, पूर्णांक हो सहभाज। अब साथ में आपके एक नया चीज क्या आया है, 3, तो अगर 2 पूर्णांकों का गुणा कर रहा हूं मैं, तो क्या मिलेगा मेरे को, पूर्णांक ही मिलेगा, मतलब ये परिमेय ही रहेगा। तो इस बात को मैं यहां पे लिखूंगा, चूंकि p, q व कौन, 3 क्या है, सभी पूर्णांक हैं, सभी क्या है, पूर्णांक हैं, और अगर ये पूर्णांक है तो p/3q एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, तो p/3q एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। किंतु अब किंतु क्या प्रॉब्लम है भाई, इधर एक परिमेय इधर एक अपरिमेय, ये बात नहीं पल्ले पड़ गई, क्या कि किंतु एक अपरिमेय संख्या कभी भी किसी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। समझ पाए, एक अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या के, ठीक है ना। जो हमारी मान्यता का, मान्यता मतलब जो हमने माना है, क्या माना है, ये एक परिमेय संख्या है, यही हमारी मान्यता है ना, इस मान्यता का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। जो हमारी मान्यता का विरोध करता है, करती है, जो हमारी मान्यता का क्या करती है, विरोध करती है, यह विरोधाभास हमारी, बताइए, याद है, गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। अतः 3√2 एक क्या है, परिमेय की अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, प्रूफ। समझ में आई बात, ठीक है ना, हो पाएगा जी, समझ पाए, नोट करना नहीं, करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 का गांठ, ठीक है ना। बोल रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, एक क्या है, समबाहु त्रिभुज ABC जिसकी भुजा 2a है, उसके प्रत्येक लंब शीर्ष की लंबाई ज्ञात करना है। लंब शीर्ष, शीर्ष लंब नहीं बोल पाया, लंब शीर्ष बोलना है। तो एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, नाम तो पता ही होगा, ABC, ठीक है ना। अब ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 2a, प्रत्येक भुजा कितनी है, 2a है। अब इसका शीर्षलंब निकालना है। एक बात आप जान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज में कितने शीर्षलंब होते हैं, बोला समबाहु हो या कोई भी बाहु हो, अगर शीर्षलंबों की बात करोगे तो शीर्षलंब का मतलब क्या होता है, शीर्ष से डाला गया लंब, ठीक है ना। तो कितने शीर्ष है इसमें, 3 शीर्ष है। इस शीर्ष से लंब डाल दो, ये हो गया शीर्षलंब, इस शीर्ष से लंब डाल दो, ये हो गया शीर्षलंब, इस शीर्ष से लंब डाल दो, ये हो गया शीर्षलंब, ठीक है ना। बोला एक डाउट है, 2 को आपने जब किया तो ठीक है, मान लेता हूं भाई एक शीर्षलंब ऐसे गया, दोनों कहीं ना कहीं काटेंगे,
तीसरा वाला क्यों आप इसी से ले गए, क्यों नहीं यहां से ले गए? ठीक है ना। तो ये त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है, ये त्रिभुज का एक विशेष गुण है, ठीक है ना, जो किसी भी त्रिभुज में लागू होता है। त्रिभुज के प्रकार से कोई मतलब नहीं है। क्या कि त्रिभुज के जो वो शीर्षलंब होते हैं, जो माध्यिकाएं होती हैं, ठीक है ना, ये सभी क्या होती हैं, एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, ठीक है ना, संगामी होती हैं। क्या क्या वर्ड यूज किया जाता है? संगामी होती हैं, ठीक है। अर्थात उनका, और ये जो बिंदु होता है, इस बिंदु का नाम क्या है? संगमन बिंदु है। क्या है? संगमन बिंदु। समझ में आई बात? रह गई बात, अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में भी 3 शीर्षलंब बनेंगे और तीनों शीर्षलंबों की लंबाई समान होगी, ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया है कि इसके सभी शीर्षलंबों की लंबाई ज्ञात करो। तो ठीक है भाई, एक की ज्ञात करूंगा मैं और वही लंबाई किसकी हो जाएगी? सबकी हो जाएगी, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं? दूसरी प्रॉपर्टी समबाहु त्रिभुज की, कि समबाहु त्रिभुज में जो शीर्षलंब होता है वही उसकी माध्यिका भी होती है। समझ में आ रही बात? और वही उसका कोण समद्विभाजक भी करती हुई आती है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं? यानी अगर मैंने शीर्षलंब डाला है तो इसने भुजा BC को क्या कर दिया होगा? 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा। समझ पा रही बात को? अब मैं यहां पे लिखता हूं कि मुझे क्या दिया गया है, गिवन पॉइंट बना लेता हूं, ठीक है ना। क्या है कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। अब शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करना है तो उसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी लिखूंगा, आप शीर्षलंब मेरे को मिलाना है। समबाहु त्रिभुज ABC में AB भुजा बराबर किसके है? BC के बराबर किसके है? AC के। और सबकी लंबाई किसके बराबर दे रखी है प्रश्न में? 2a के बराबर, ठीक है ना। AM जो मैंने ड्रॉ किया है ये लंब है किस पर? BC पर, ठीक है ना। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई? बोलिए। AM की लंबाई, ठीक है ना, लेंथ ऑफ क्या? AM, ठीक है ना। AM की लंबाई, AM की क्या ज्ञात करनी है मेरे को? लंबाई। अब मैं क्या करता हूं भाई, सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। सॉल्यूशन में बताता हूं मैं कि भैया आपकी जो, चूंकि AM क्या है? BC पर क्या है? लंब है, ठीक है ना। तो BC के जो 2 भाग होंगे वो दोनों भाग बराबर होंगे, तो BM बराबर किसके? BM बराबर MC, ठीक है ना। और चूंकि पूरी BC कितनी थी? 2a थी। पूरी BC कितनी थी? 2a थी। तो ये जब आधा आधा बचेगी, बट जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी? A और A हो जाएगी। बात समझ में आई? तो BM बराबर MC बराबर कितना? 2a/2, और 2 कट कर कितना आ गया? सीधे A आ गया। बात समझ में आई? अब देख रहे हैं शीर्षलंब डाला है तो एक समकोण त्रिभुज, 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं यहां पर, और प्रत्येक भुजा कितनी है इसकी? ये 2a है, ये भी कितना है? 2a है। अब मैं समकोण त्रिभुज अगर बन रहा है तो मैं कोई एक समकोण त्रिभुज लेकर के उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, ठीक है ना। तो मैं इस बात को यहां पे लिखूंगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है? AMC ले लेते हैं। AMC में क्या होगा भाई? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण वर्ग कितना है मेरा? AC का स्क्वायर बराबर AM का स्क्वायर प्लस कितना? MC का स्क्वायर। समझ में आई बात? अब देखिए यहां पर AC कितना है? AC की वैल्यू 2a, तो 2a का होल स्क्वायर करूंगा। AM तो मेरे को निकालना है, ठीक है ना। AM क्या करना है मेरे को? निकालना है, तो AM को रखूंगा ही नहीं। और MC की वैल्यू कितनी है? a केवल, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2a का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा? ये 2 दूनी 4 और a का स्क्वायर, इधर a स्क्वायर इधर उठा लाऊंगा, कितना हो जाएगा? बराबर किसके? AM के स्क्वायर के। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर चला, कितना बचेगा? इस बात को थोड़ा सीधा लिख लेता हूं मैं कि AM का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा भैया? 3a स्क्वायर, ठीक है ना। तो AM बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट चढ़ जाएगा इधर। बोला प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा? भाई कोई लंबाई जो होती है वो नेगेटिव में नहीं होती है, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहां पर प्लस माइनस यूज नहीं किया। अब रूट के अंदर जो चीज वर्ग में है वो फ्री हो जाएगी। बोलिए।
सही चल रहा है सब? तो AM बराबर कितना आ जाएगा मेरा? A√3। ठीक है, चलिए आ गया भाई। A√, कितना आ गया? 3 आ गया। AM क्या था मेरा? लेंथ ऑफ AM फाइंड करनी थी, आ चुका है A√2 आंसर। ठीक है, नोट करना है, वीडियो को पोस्ट कर दो। एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। किस प्रकार का त्रिभुज बनाना है? ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट खंड है, घ, है ना। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार दे रखा है कितना? 8 और क्या दे रखा है उसमें? ऊंचाई। अब देखिए यहां पर बोर्ड पर मैं पूरा ज्योमेट्री लेकर तो बना नहीं सकता, आपको हिंट दे सकता हूं केवल, ठीक है ना। तो जो सबसे पहले हम आधार की रचना करेंगे। कितना है आधार? 8 सेंटीमीटर। मान लेता हूं मैंने 8 सेंटीमीटर का एक आधार खींच लिया। समझ में आ गई बात? पटरी से खींच लेंगे इतना। अब इसमें क्या दे रखा है? ऊंचाई दे रखा है। ऊंचाई के लिए ध्यान दीजिए, अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, ये गुण केवल समद्विबाहु और समबाहु के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। समबाहु में अभी भी क्वेश्चन मैंने खत्म किया है। समबाहु का मतलब होता है जो भी तीनों भुजा बराबर हो। समबाहु में अगर किसी शीर्ष से आप लंब डालते हो ना, तो वो शीर्ष लंब जो होता है वो माध्यिका का भी काम करता है। वो सामने वाली भुजा को क्या कर देता है? 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये काम समद्विबाहु त्रिभुज भी करता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, अंतर जानने के लिए देखिए क्या है। अगर समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं? समबाहु। तो समबाहु में किसी भी शीर्ष से आप लंब डालो तो वो उसके सामने वाली भुजा को आधा आधा कर देगा। समझ पा रहे हो? लेकिन समद्विबाहु में ऐसा नहीं है। समद्विबाहु में मान लेते हैं कि केवल ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इन दोनों भुजाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, इन दोनों भुजाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, उस शीर्ष से जब आप लंब डालोगे ना, तभी ये सामने वाली भुजा को आधा आधा करेगा। अगर आप अन्य किसी शीर्ष से लंब डालोगे तो ये आधा आधा करने की कोई गारंटी नहीं है। समझ पा रहे? क्या बोला मैंने? समझ में आया कि समबाहु त्रिभुज जो भी है, इस समबाहु त्रिभुज में मान लेते हैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों भुजाएं क्या है हमारी? बराबर है। तो जो बराबर भुजा है, इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, यानी यहां वाला जो शीर्ष है, अगर इस शीर्ष से आप सम्मुख भुजा पर लंब डालते हो तो ये माध्यिका का भी काम करेगा। अन्य किसी शीर्ष से लंब डालोगे तो वो माध्यिका का काम नहीं करेगा, वो सिर्फ शीर्ष लंब होगा, क्योंकि समद्विबाहु में 2 ही भुजा बराबर होती है। जो 2 भुजा बराबर होगी उनके शीर्ष से जो शीर्ष लंब डालोगे वही माध्यिका का काम करेगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो ये मैंने 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB बना लिया है, जिसको मैं अपने समद्विबाहु त्रिभुज का आधार मान के चल रहा हूं, ठीक है ना। अब मुझे यहां पर क्या खींचना है? लंब खींचना है, लंब की, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई हमेशा लंबी दूरी होती है। इसका मतलब जो समद्विबाहु त्रिभुज मेरा बनेगा, उस समद्विबाहु त्रिभुज में यहां से जो शीर्ष लंब होगा उसकी ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। यह आधार 8 सेंटीमीटर, यानी ये जो शीर्ष लंब बनेगा मेरा, ये शीर्ष लंब, ये दोनों जो भुजाएं होंगी, यही दोनों भुजा मेरी क्या होंगी? बराबर भुजाएं होंगी। तो पक्का ये इसको आधा आधा किया होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या कर लेता हूं? इसका लंबार्धक कर देता हूं, AB का। कंपास लिया मैंने, सूजा प्रकार, गोला प्रकार, जो भी प्रकार बोलो आप। एक उसकी नोक को B पर रखा, आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर एक चाप लगाया और एक चाप नीचे भी लगाया, ठीक है ना। एक आर्क ऊपर लगा के एक आर्क नीचे, फिर उसकी निडल को A पर रखा, फिर एक आर्क यहां पर, इसको काटते हुए 2 आर्क फिर से लगाए। अब इन दोनों आर्कों को ज्वाइन करता हुआ एक रेखाखंड बनाना है मेरे को, जो मेरे AB को क्या कर देगा? 2 समान भागों में बांट देगा और साथ ही साथ लंब भी होगा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है? लंबार्धक, यानी लंब प्लस अर्धक दोनों काम करता है। समझ में आ गई बात? ये क्या है मेरा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हो गया इतना? अब यहां पर चूंकि जो ऊंचाई थी कितनी है? वो 4 सेंटीमीटर है। मैं कंपास में 4 सेंटीमीटर भरूंगा, पटरी की सहायता से नाप लूंगा, ठीक है ना, कि 4 सेंटीमीटर की दूरी मेरे कंपास में हो गई। अब उस निडल को इसके मिड पॉइंट पर रखकर 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दूंगा यहां पर। समझ पाए?
ठीक है ना। और जहां पर ये बिंदु मिलेगा यही पॉइंट मेरा क्या होगा, मेरे त्रिभुज एबीसी का अगला शीर्ष होगा सी। भाई दो शीर्ष पता थे मेरे को, ए बी सी मिल गया। अब सी से मेरे को क्या कर देना है, ए को मिला देना है, सी से किसको मिला देना है। इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज एबीसी, अभीष्ट समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की रचना होती है। ठीक है ना। अगर रचना लिखने को होती तो क्या करते हम, सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड एबी खींचा, एबी का लंबार्धक किया। ठीक है ना। अब जो हमारे एबी को बिंदु एम पर, ठीक है ना, समद्विभाजित करता है। ठीक है ना। अब एम से 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया, जिससे बिंदु सी प्राप्त हुआ, जिससे बिंदु क्या प्राप्त हुआ, सी प्राप्त हुआ। एसी व बीसी को मिलाया, इस प्रकार अभीष्ट समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का निर्माण हुआ। ठीक है, ये है मेरे रचना के चरण। ठीक है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का खत्म हो जाएगा। तो यहां पे आपने देखा कि क्वेश्चन, इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 3 के और क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 आगे वाले क्वेश्चन जो भी हैं इन पर प्रयास करेंगे। ठीक है ना। चैनल को आप देखिए, आराम से सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो आपको मिल सके तुरंत। ठीक है, धन्यवाद।